जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज की जो चर्चा है वो एक ऐसे मुद्दे पर है और एक ऐसे बयान पर जिसने देश की सियासत के साथ साथ इतिहास और जो पूरा भारतीय या फिर हम इंडियन कॉन्टिनेंट कहें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो जियो पॉलिटिक्स है उन तीनों को एक साथ मिलाकर रख दिया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि बॉर्डर्स जो हैं वो बदल सकते हैं और क्या पता सिंध हमारे पास वापस आ जाए। तो ये बड़ा बयान है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी के मुंह से ये बात सुनना, ये सिर्फ एक ऐसे ही कैजुअल बयान के रूप में हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरह से ये बात आई है, इससे बड़ी सारी चर्चाएं और बड़े सारे सवाल निकल कर आ गए कि क्या ये शुरुआत है अखंड भारत बनने की। तो इसी पर आज की चर्चा रखेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अमर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, राजनाथ सिंह जी का जो ये बयान है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक पूरी तरह से पॉलिटिकल सिग्नलिंग मिल रही है अखंड भारत की शुरुआत की? देखिए अमर जी, दिस इज जो राजनाथ सिंह ने एक तरह से बहुत बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने पहले भी बोला है कि मोरक्को में उन्होंने फरवरी में बोला था कि पीओजे भारत के अंदर जल्द आ जाएगा। उसके बाद जब सर क्रीक पर जब पाकिस्तान ने वहां पर अ, अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की, तो भी उन्होंने बोला है कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदल देंगे। और आज उन्होंने वापस एक तरह से स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सिंध में रिटर्न टू इंडिया, बॉर्डर्स कैन चेंज। इसका मतलब ये है कि जो अखंड भारत की जो तस्वीर, जो प्रतिमा उन्होंने हमारे नए पार्लियामेंट में लगाई है, तो ये बता रहे हैं कि आगे जाके हमें वो एरियाज भी रिक्लेम करने की जरूरत है जो पहले भारत के हिस्से थे। और इसी के अंतर्गत उन्होंने बोला है कि सिंध भारत के अंदर आ सकता है। और सिंध भारत के साथ हमारा एक बहुत अच्छे संबंध भी हैं सिंधी कम्युनिटी के साथ। जो सिंध हिंदूज हैं, जो अभी पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हर रोज 3 से 4 हिंदू लड़कियों को अगवा किया जा रहा है और उनको रेप करके उनका विवाह जो है वहां पर पाकिस्तान में बूढ़ों के साथ किया जा रहा है। और देखिए कि सिंध के जो राजा थे, राजा दाहिर थे, का जो निधन हुआ 712 एडी में, उसके बाद एक तरह से आप ये देखिए कि जो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट है वो सिंध पे चालू हो चुका है। कहीं ना कहीं भारत के साथ जो सिंध का एक तरह से बहुत सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है, उसका उन्होंने अहमियत दिया है। उन्होंने बोला है कि जो सिंधी मुस्लिम्स है वो सिंध के पानी को एक तरह से बहुत महत्व देते हैं, जैसे वो मक्का के अंदर वो जमजम का पानी को महत्व देते हैं। तो ये सब बातें उन्होंने कहकर एक तरह से जो कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान के अंदर, एक तरह से खलबली मचा दी है कि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया है। और इसका ये मेरा ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 के बाद भारत के अंदर एक दिशा और दशा देने की जरूरत है कि आगे क्या करना है। पहले हमारी जो सुई होती थी आर्टिकल 370 पर रुक जाती थी। उसके बाद हमने पीओजेके की बात करना चालू किया। अब पीओजेके के साथ हम सिंध की भी बात कर रहे हैं। दिस इज अ चेंज इन द स्टैंड, जिसमें हम अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और हम उसका सिविलाइजेशनल जो कनेक्ट है उसको हम बोल के जस्टिफाई कर रहे हैं। दिस इज अ मार्क अप्रोच। एक तरह से भारत की नीति को वेस्टर्न वर्ल्ड बोलेगा कि एक्सपेनिस्ट एक्सपेनिस्ट नीति है। अमर जी, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जिस हिसाब से, जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बोला है, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की भी बात की है, जिसमें जो खुद एक सिंधी हिंदू है, उन्होंने भी बोला है कि जैसे अभी हमने सीए का जो अभी किया है, जो हिंदू नागरिक है पाकिस्तान के, अ, उनको हम भारत की सिटीजनशिप दे रहे हैं। इसका भी उन्होंने उल्लेख और जिक्र किया है। अब बात आ रही है कि टोटल इंटीग्रेशन ऑफ द सिंधी हिंदू कम्युनिटी, उसको उन्होंने एक तरह से जिसको हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये है कि जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में,
जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसका भी उन्होंने इनडायरेक्ट मेंशन कर दिया है। इसमें ये मतलब है कि भारत सरकार फ्यूचर में चाहे तो सिंध को भारत के अंदर मिला सकता है। अगर ऑपरेशन सिंधु 2, 3, 4 कभी भी चालू हो जाए, तो अगर बाउंड्री चेंज होगी नेक्स्ट युद्ध में, तो हम बाउंड्री चेंज करने के लिए रेडी है। जस्ट नॉट पीओजे के, बट इवन सिंध इज ऑन आवर रेडार राइट नाउ। हिंदू डोमिनेटेड एरियाज ऑफ सिंध। उमेश जी, ये अब हम जो राजनाथ सिंह जी के बयान की बात कर रहे हैं, सिंध में रिटर्न टू इंडिया एनी टाइम या सिंध रिटर्निंग टू इंडिया, ये क्या एक कल्चरल हम एस्पिरेशन कहें, जैसे कि आपने जो एग्जांपल दिया, या फिर एक जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत ने एक तरह से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वी स्टैंड विद द हिंदूज ऑफ सिंध। और हिंदूज ऑफ सिंध जो है वो वहां पर उनको पाकिस्तान उनको एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, वहां पर एथनिक जेनोसाइड कर रहा है। और आज वो सिंधीज के कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां पर जाके उन्होंने स्पेसिफिकली सिंधी कम्युनिटी की बात सुनी, और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जिस हिसाब से उन्होंने सिंधी कम्युनिटी की बात सुन के बोला है कि सिंध को हम भारत के अंदर मिला लेंगे। और अगर आप भारत के अगर नेशनल एंथम में भी देखो, पंजाब सिंध आता ही है, तो सिंध को तो हमने अपने नेशनल एंथम के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया है। तो सिंध तो भारत का भाग ही है, तो इसमें नई बात क्या है? आप ये भी देखिए, मैं तो हमेशा सोचता था कि सिंध हमारे पास क्यों नहीं है, जबकि हमारे नेशनल एंथम में है। हमेशा तारिक अंकल बोला करते थे कि सिंध बिना हिंद आप कैसे सोच सकते हैं, सिंध बिना हिंद तो हो ही नहीं सकता। सिंध से ही हिंदी की पहचान रही है, क्योंकि जो हिंदुस्तान बना वो सिंध की वजह से ही, क्योंकि सिंधु नदी के पार, क्योंकि उधर के लोग सा प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो हिंद बोलते थे उसको सिंध की जगह। वो भारत की पहचान रही है, भारत का एक कोर हिस्सा। देखिए, यही तो बात है कि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि सिंध के जो राजा थे, राजा दाहिर, उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स थे वो लड़ते ही जा रहे थे। और वो उनकी जब डिफीट हुई थी, जब मोहम्मद बिन कासिम ने उनको डिफीट किया था, उसके बाद ही भारत के अंदर एक इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ भारत चालू हुआ है। तो हम्म। एक तरह से देखिए, सिंध बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आपने सिंधु नदी की जो बात की है, उससे भी हमारा जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है वो एस्टेब्लिश हो रहा है। और सही बात है कि बिना सिंध के तो हिंद सोचा भी नहीं जा सकता, और हमारे नेशनल एंथम में भी सिंध है। तो सिंध तो भारत का एक तरह से अनक्लेम्ड, हमने अभी तक इसके ऊपर बातें नहीं की, पर सडनली आप देखिए कि आज राजनाथ सिंह ने बोलने के बाद मुझे भी याद आया कि हमारे नेशनल एंथम में भी सिंध का जिक्र किया हुआ है। तो सिंध विल बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया वेरी सून। मेरा ये मानना है कि अगली टाइम सर क्रिक के अंदर भी पाकिस्तान ने जिस हिसाब से तैयारी की है भारत को घेरने की, तो अभी हम शायद मोस्टली वी माइट चेंज द बॉर्डर्स आल्सो इन फ्यूचर। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों बदलने की जरूरत है। लेकिन उमेश जी, जो ये बॉर्डर्स चेंज की बात हो रही है, कि ये अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, क्या इसमें ये बॉर्डर चेंज की पॉलिटिक्स रियलिस्टिक है? पॉसिबल है, अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं हुआ है तो कभी हो नहीं सकता है। और ये देखिए कि कोई 2014 में किसने सोचा था कि आर्टिकल 370 अब्रोगेट हो जाएगा? किसने सोचा था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख देंगे? और आज हम बात कर रहे हैं पीओजेके की, आज हम बात कर रहे हैं सिंध की। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, देश के अंदर एक नया एक तरह से मुद्दा दे दिया है, जिसमें भारत ने एक तरह से अपनी, देखिए आप सुपर पावर तभी बन सकते हो जब आप अपना एसर्ट कर सको अपनी सुप्रीमेसी। और सुप्रीमेसी सिर्फ बातचीत से नहीं होता है, कभी कभार आप सीमा एक्सपेंशन भी करना पड़ता है। तो कोई गलत नहीं है। और एक चीज है, पाकिस्तान में हिंदुओं हिंदुओं के ऊपर उनको यातनाएं दी जा रही है। उनकी जो 14 साल की बच्चियां हैं उनको अगवा करके 60-70 साल के जो बूढ़ों के साथ उनकी शादी की जा रही है। तो ये सब तो रोज ही चल रहा है, और उधर मियाँ मिठू करता जा रहा है।
और ये मेरा ये मानना है कि भारत सरकार ने अगर ये निर्णय लिया है कि सिंध भी उनके रेडार पे है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होगा, जो लाखों हिंदू पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में रहते हैं, उनके लिए एक तरह से आशा की किरण होने वाली है। और ये न्यूज से पाकिस्तान के जो मुनीर कैंप में हैं, उनके अंदर खलबली मच गई होगी कि भारत अभी पीओजे के नहीं, सिर्फ सिंध की भी सोच रहा है। तो आगे जाके तो मेरा ये मानना है कि करतारपुर जो है बॉर्डर है, उसको भी हम अपने अंदर ले लेते हैं। वी शुड थिंक ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजिक साइट जो हमारे इम्पोर्टेंस के हैं। तो वी शुड टेक ऑल द साइट्स विच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस टू अस। तो मेरा ये मानना है कि सिम तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। वी शुड नाउ स्पेल आउट कि हम क्या क्या चेंज करने वाले हैं। वी शुड गो फॉर ऑल मोर थिंग्स। ये मेरा मानना है। लेकिन अगर हम सिंध की बात कर रहे हैं कि सिंध जो है सिविलाइजेशनली भारत का हिस्सा है, तो गिलगित बल्टिस्तान पीओजे के और बलूचिस्तान भी इसी लॉजिक में हम देखते हैं क्या? देखिए, बलूचिस्तान तो खुद ही भारत के अंदर मर्ज होना चाहता है। बलूचिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं जो जिनसे मैं बात करता हूँ, तो वो खुद ही बोलते हैं कि उनका सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। और पीओजेके के अंदर भी आप ये देख रहे हैं कि वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और वहां पर अपील की जाती है इंडिया को कि आप आके हमें बचाइए, पाकिस्तान की दमनकारियों जो रूल है उससे हमको बचाइए। आर्मी वहां पर एक तरह से इतने जो कड़े कानून उन्होंने लगा के रखे, वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी वहां पर एक तरह से पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब वहां पर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, पर 80% इलेक्ट्रिसिटी जाती है पंजाब प्रोविंस को। वहां पर गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, पर गेहूं वहां पे नहीं मिलता है। गेहूं पूरा का पूरा वहां से पंजाब प्रोविंस को भेजा जाता है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पंजाब जो प्रोविंस है वो एक तरह से तरक्की कर रहा है। ना सिंध तरक्की कर रहा है, ना बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है, ना एनएफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटल प्रोविंस कर रहा है, ना गिलगित बल्तिस्तान का एरिया कर रहा है। सब जगह पंजाब ही कर रहा है। और पंजाब के अंदर ही सारे जनरल्स रहते हैं जो रावलपिंडी से आते भी है। और उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान के रिसोर्सेस को उन्होंने अमेरिका और चीन को दे दिया है, जिसमें पंजाब प्रोविंस को फायदा होता है और सारे पाकिस्तान को इसका हर्जाना देना पड़ता है। आप ये देखिए कि आगे जाके आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर चाइना और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि एक तरह से दोनों को उसने वादे कर दिए और दोनों को वो एक तरह से वादे पूरे नहीं कर सकता। अब ये देखने वाली बात है कि कैसे पाकिस्तान इनको निपटेगा। बट मैं यहाँ पे आता हूँ, भारत ने भी समझ लिया है कि आगे जाके पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इंटरनल स्ट्रगल बढ़ने वाला है। इमरान खान क्या वो जिंदा है, वो भी डाउट है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद उनका इंतकाल हो चुका होगा। इसके लिए मुल्ला मुनीर अपने आप को इम्यूनिटी दे रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या जरूरत है मुल्ला मुनीर को अपने आप को इम्यूनिटी देने की। कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि कल अगर इमरान खान की अगर न्यूज आ जाती है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, या जैसे पहले खबर आई थी कि उनका बलात्कार हो चुका था, उनकी सिस्टर्स गई थी मिलने के लिए, उनको भी उन्होंने, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको मिलने नहीं दिया है। तो ये मेरा मानना है कि वहां पर इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जाएगी। साद रिजवी जो है वो इमर्ज हो गए हैं पाकिस्तान के पॉपुलर नेता, वो एक तरह से रेबल नेता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वहां की मिलिट्री के ऊपर भी लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान धीरे धीरे एक तरह से सोमालिया रवांडा या वैसा मतलब एशिया का सोमालिया या रवांडा बन चुका है। और वहां पर आप महंगाई देखेंगे, वहां पे प्रॉब्लम देखेंगे, धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। जब पाकिस्तान तबाह होगा तब उसके जो कुछ एरियाज है जहां पर हिंदू डोमिनेशन है, जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, भारत सरकार चुपके से वो बाउंड्री अपने अंदर दे देगा। चाहे शायद वो करतारपुर बॉर्डर हो या पीओजेके हो, क्योंकि पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है अभी। वहां पे कोई पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप दोनों ही करप्ट हो चुकी है और पाकिस्तान टूटने के कगार पे है।
और उस टूटने के कगार पे इसके लिए भारत ने पहले से ही स्पेल डाउन कर दिया है कि जो हमसे मिलना चाहता है, जो भारत के अंदर मिलना चाहता है, वो आके हमसे मिल सकता है। दिस इज अ लेकिन क्लियर कट उमेश जी, पॉलिसी। अब सवाल ये होता है कि इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल बनने वाला है? पाकिस्तान के अंदर शौक आने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि 2-3 शौक्स आ सकते हैं। मिलिट्री ने एक तरह से इमरान खान की खबर के ऊपर एक तरह से सेंसरशिप लगा के रखा है। कोई भी कुछ बात नहीं कर रहा है, ठीक है? अगर कल इमरान खान की बात आ जाती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम चिंगारी इमीडिएटली बढ़ जाएगी। सेकंड, अब ये आने के बाद लोग ये भी सोचने लगेंगे कि ये करप्ट मिलिट्री से तो अच्छा भारतीय सरकार है। पूरा पाकिस्तान आईएमएफ से $7 बिलियन की भीख मांग रहा है। उसके पास पैसे नहीं है। चाइना के दिए हुए पैसे वो एक तरह से डिफॉल्ट करने वाला है। अमेरिका भी उसको पैसे नहीं दे रहा है। आईएमएफ भी बोल रहा है कि आपकी टैक्स टू जीडीपी बहुत कम है। आपके यहाँ पे एक तरह से आपको बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो $60 बिलियन है, जो फौजी फाउंडेशन एक तरह से वो उसके अंदर वो बिजनेस चलाता है, जिसके ऊपर टैक्स भी नहीं देता है। आप सोचिए, $400 बिलियन में $60 बिलियन की इकोनॉमी, जो फौजी फाउंडेशन बिजनेस चलाता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देता है, एग्जेम्पशन मिल के रखे हैं। तो पाकिस्तान की माली हालत तो खराब ही है। कितने दिनों तक पाकिस्तान अपने आप को संभाल के रखे? कितने दिनों तक अमेरिका उनको पैसे देता रहेगा? वो देखने वाली बात है। और इसी में मुझे लगता है कि अब उनके यहाँ पे ये स्टेटमेंट से एक बहुत ही बड़ी एक कूटनीतिक चाल है, जिसमें पाकिस्तान को और अनस्टेबल कर रहे हैं। जिसमें आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी में खलबली होगी, वहां के लोगों के अंदर एक नया एक तरह से सोच आएगा कि क्या हमें भारत में मिल जाना चाहिए, क्या वापस हमें भारत में मिल जाना चाहिए। ये सोच उधर आने वाली है, क्योंकि पहले हम लिमिट करते थे पीओजेके में, बट नाउ वी आर गोइंग आफ्टर सिंध। नाउ अगेन टुमारो ऐसा भी हो सकता है कि करतारपुर कॉरिडोर जहां पे लोकेटेड है, वहां के लोग बोलने लग जाए कि हम भारत के अंदर मिलना चाहते हैं। ये मांग जो है, बहुत सारे पाकिस्तान में सब जगह से आ सकती है, जो भी भारत में मिलना चाहता है। वी विल सी लॉट ऑफ एरियाज हु वांट टू मर्ज विद इंडिया इन पाकिस्तान। ऐसे बहुत सारी आवाजें आने वाली है, बहुत सारे वॉइसेस आने वाले हैं। दिस इज अ वेलकम स्टेटमेंट बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और उसका असर अब देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर क्या नजर आता है, और इस पूरे स्टेटमेंट को हम और किस तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अखंड भारत को लेकर जो एक विचार है, क्या ये उस विचार में एक नई शुरुआत है? उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इंशा अमित शाह पक्का होगा अखंड भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।